Lelin Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. अभी लेके आए सेंसोडेंट के दूध का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। दिल्ली में शराब नीति केस पर अदालतों में जो कुछ भी हो रहा है वो हम आप जान ही रहे हैं। इससे इतर अब शासन के स्तर पर भी सुगबुगाहटें शुरू हो गई हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली सरकार के बीच का झगड़ा केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंच गया है। एलजी ने गृह मंत्रालय को लेटर लिखा है, आरोप लगाए हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल लड़खड़ाया हुआ है और इसके सुधार के लिए 2 बार उन्होंने बैठक बुलाई अपनी तरफ से, लेकिन आप सरकार के मंत्री उनकी बुलाई बैठकों में आ ही नहीं रहे हैं, पहुंच नहीं रहे हैं। गृह मंत्रालय का अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन जवाब आ गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अगर एलजी को सरकार चलाने का इतना ही शौक है तो वो चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते। कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एलजी को चुनाव में उतर जाना चाहिए। पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी का भी बयान आया है, एक एक करके वो सारे बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया अरविंद केजरीवाल दोषी हैं, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट ने मान लिया अरविंद केजरीवाल दोषी हैं, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट मान ही नहीं सकता, ना सुप्रीम कोर्ट मान सकता, क्योंकि ये ट्रायल के बाद ही तय होगा कि अरविंद केजरीवाल दोषी है नहीं है। आज की तारीख में हाई कोर्ट ये नहीं कह सकता। हाई कोर्ट ने सिर्फ वो बातें कही हैं, लगभग इसी तरीके से अप्रूवर के विषय में इसी हाई कोर्ट की स्वर्णकांता शर्मा जी की बेंच ने अप्रूवर के विषय में जो संजय सिंह जी के मामले में बात कही थी, वही आज अरविंद केजरीवाल के मामले में कही है। देखिए, अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट है और ये भी साफ हो गया। और हाईकोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणियां रही हैं कि इस देश में 2 तरह के कानून नहीं हो सकते। एक कानून ऐसा जो आम साधारण नागरिकों के लिए हो और एक कानून सुल्तान साहब के लिए हो, सीएम साहब के लिए हो। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि उनके पास इनफ मटीरियल है, यानी कि बहुत सबूत हैं जिसके आधार पर ये पूरी कानूनी प्रक्रिया हुई है। हाईकोर्ट ने ये भी कह दिया है कि कोई भी सियासी दलीलें नहीं चलेंगी। हाईकोर्ट ने ये भी कह दिया है बाकायदा कि जो अप्रूवर्स है और जो अप्रूवर है और उनको अगर जो बेल दी जाती है वो जुडिशियल प्रोसेस होता है, यानी कि न्यायिक क्रिया होती है, उसका लेना देना किसी भी सियासत से नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि केजरीवाल जी क्योंकि मुख्य आरोपी हैं और इसलिए आरोपी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा, वो नहीं तय करेंगे कि किस तरह से जांच होती है। तो मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है, नैतिकता की सारी धज्जियां उन्होंने उड़ा दी हैं। अब दिल्ली के ही मामलों में अदालतों से आई अपडेट्स पर बात। हाई कोर्ट से 9 अप्रैल को याचिका खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला स्पेशल बेंच को नहीं भेजा गया, यानी केजरीवाल की याचिका पर अर्जेंट सुनवाई नहीं होने वाली। उन्हें कम से कम अगले सोमवार यानी 15 अप्रैल तक का इंतजार करना ही होगा। तब तक वो तिहाड़ में ही रहेंगे, जहां उनकी न्यायिक हिरासत भी 15 अप्रैल तक की ही है। याद दिला दें कि 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी और उनकी गिरफ्तारी को कानूनी तौर पर कानूनी बताया, वैध बताया। दूसरी तरफ केजरीवाल के एक और मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से भी फैसला आया। यहाँ उन्होंने याचिका लगाकर मांग की है कि उनका वकीलों से मिलने का समय बढ़ाया जाए। ये याचिका भी खारिज हो गई। केजरीवाल की मुश्किलें यहीं नहीं थम रही हैं, पुराने साथी भी अब साथ छोड़ रहे हैं। पटेल नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, पार्टी भी छोड़ दी है। आप सरकार में वो दलित चेहरा थे कैबिनेट में। अब उन्होंने पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी की जो नीति है उससे वो सहमत नहीं है। मजेदार बात यह है कि 3 दिन पहले जब केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने उपवास रखा था, तो उपवास रखने वालों में राजकुमार आनंद भी शामिल थे। तस्वीरें आज भी उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर मौजूद हैं। देखिए, कारण ये है कि मैं राजनीति में मंत्री बना, जो भी बना आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से बना और पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए बना। दलितों की जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो जो पार्टी अगर उससे पीछे हटती है तो मुझे फिर वहां रहने का कोई औचित्य समझ नहीं आता, इसलिए मैंने किया। नवंबर 2023 में ईडी ने केजरीवाल को जब शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था तो उससे ठीक पहले राजकुमार आनंद के आवास पर भी छापा मारा गया था। राजकुमार आनंद पर हवाला लेन देन में शामिल होने का भी आरोप लगा था। संजय सिंह ने कहा है कि राजकुमार आनंद बीजेपी ज्वाइन कर लें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दूसरी सुर्खी है उत्तर प्रदेश से। यूपी के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने
लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र को नाम दिया है जनता का मांग पत्र, हमारा अधिकार। लखनऊ में पत्रकारों के सामने अखिलेश ने इस मांग पत्र की कुछ बातों का जिक्र किया, जिनमें सामाजिक न्याय, संविधान और लोकतंत्र बचाने का अधिकार और मीडिया की आज़ादी की बात प्रमुख है। 2029 तक गरीबी खत्म करने और भूख से मुक्ति देने के वादे के अलावा घोषणा पत्र की 5 अहम बातें क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं। लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री रहेगी। साथ ही सभी सरकारी विभाग में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। इसके अलावा गरीब महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, ये वादा है। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए करना और काम करने की संख्या 150 दिनों तक बढ़ाने का वादा किया है। अगर सपा की सरकार बनी तो पूरे देश में युवाओं को फ्री लैपटॉप बांटे जाएंगे। साथ ही राशन कार्ड धारक हर परिवार को 500 रुपए का मोबाइल डेटा फ्री दिया जाएगा। जातीय जनगणना कराने में देरी नहीं की जाएगी। सत्ता में आने के बाद 2025 तक जातीय जनगणना करा ली जाएगी। किसानों के सभी कर्ज 2024 तक माफ कर दिए जाएंगे और स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत सभी किसानों को एमएसपी देने का वादा भी किया है समाजवादी पार्टी ने। साथ ही किसानों के लिए सिंचाई भी मुफ्त करने का वादा भी किया गया है। जीडीपी के 3% से बढ़ा करके 6% लगभग 2 गुना करने का ये विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग शामिल कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए 0 टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन कैसे उपलब्ध हो उनको, उसके लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था उस समय समाजवादी पार्टी ने इस बात को माना था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इस विजन डॉक्यूमेंट में भी हम लोग शामिल कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस को पैरामिलिट्री सहित सभी के लिए फिर से बहाल किया जाएगा, क्योंकि ये मांग हमारे सभी कर्मचारियों की है। सपा के घोषणा पत्र पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। सूबे के पर्यटन और संस्कृति मंत्री और आज ही मैनपुरी से लोकसभा टिकट पाए जयवीर सिंह ने कहा है कि अखिलेश के किए वादों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही है, आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, बाद में 12 से 17 में अखिलेश जी के नेतृत्व में, और जिस तरीके से खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में 12 से 17 के बीच में जो गुंडई हुई, अराजकता हुई, दंगे हुए, फिरौतियां हुई, चौथ वसूली हुई और जिस तरीके से जंगल राज रहा, आज जनता भूली नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी को चाहिए कि पहले एक प्रायश्चित पत्र जारी करें कि जो 12 के 17 के बीच में जो गलतियां हमारे द्वारा हुई हैं वो दोबारा हम गलतियां नहीं करेंगे। ये अगर भरोसा दिलाने और इस पर भरोसा करें तब जनता शायद विश्वास करने की सोचेगी। उससे पहले इनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगली सुर्खी है पश्चिम बंगाल से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी, रिपोर्ट सौंपेगी। अगली सुनवाई इस मामले की 2 मई को है। संदेशखाली की महिलाओं ने टीएमसी के 3 नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जे का आरोप लगाया है। मामले में शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार आरोपी हैं। तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य की ममता बनर्जी सरकार सीबीआई जांच पर रोक नहीं लगा पाएगी। दरअसल राज्य से जुड़े किसी भी मामले में सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी जरूरी होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार 16 नवंबर 2018 को राज्य में जांच और छापेमारी करने के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले चुकी है। ऐसे में सीबीआई को जांच के लिए न्यायालय की अनुमति की जरूरत थी, जो अब मिल गई है। अब बारी है लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के अपडेट्स की। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। कौशाम्बी से विनोद सोनकर को टिकट मिला है। फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी उम्मीदवार होंगे। बलिया से नीरज शेखर, मछली शहर से वीपी सरोज, गाजीपुर से पारसनाथ राय चुनाव लड़ेंगे। इन 7 सीटों पर बीजेपी ने वीपी सरोज और विनोद सोनकर को दोबारा मौका देते हुए बाकी 5 सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं। विनोद सोनकर को पार्टी ने दोबारा मौका दिया है। कौशाम्बी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है और सोनकर लोकसभा में एथिक्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ये भी उनका एक परिचय है। इस बार सोनकर और पार्टी की नज़र लगातार तीसरी जीत हासिल करते हुए जीत की हैट्रिक लगाने पर भी है। जयवीर सिंह 2022 विधानसभा चुनाव में मैनपुरी सदर विधानसभा से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। डिंपल यादव के खिलाफ वो उपचुनाव भी लड़ चुके हैं, उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। प्रवीण कुमार पटेल की बात। प्रवीण कुमार पटेल प्रयागराज जिले के फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान विधायक हैं।
जिन्हें पार्टी ने फूलपुर लोकसभा का टिकट अब दिया है, यानी वो विधायकी हैं, अभी विधायकी उनके पास है, अब सांसद ही लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 3 बार के स्पीकर और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी को पार्टी ने टिकट दिया है इलाहाबाद से। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे और सांसद नीरज शेखर को टिकट दिया गया है। नीरज शेखर ने 2009 में सपा की जीत के बाद 2014 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद सपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, लेकिन 2019 में उन्होंने इस्तीफा देकर फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। एक बार फिर उन्हें राज्यसभा भेजा गया था। मछली शहर के मौजूदा सांसद बीपी सरोज को दोबारा मौका दिया गया है, जो पिछली बार के चुनाव में महेश 181 वोटों से चुनाव जीते थे। सरोज को हराने वाले टी राम अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, जो पिछली बार गठबंधन के प्रत्याशी थे। अब बात पारसनाथ राय की। गाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे पारसनाथ राय पुराने बीजेपी नेता रहे हैं, जो मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं और पहली बार सांसदी के चुनाव में उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन और आरएसएस से जुड़े रहे राय पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने गया के गुराकू में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने यहाँ पर एक लंबा 20 से 25 मिनट का भाषण दिया। राम मंदिर, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, धारा 370 और ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर कहा कि लालू और कांग्रेस ने इनके नाम पर लंबे समय तक राजनीति की, लेकिन उनको भारत रत्न किसने दिया? मोदी सरकार ने। सभा में मौजूद लोगों से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं। 74-75 सालों में लालू और गठबंधन के नेता लटकाते रहे, भटकाते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भूमि पूजन किया, प्राण प्रतिष्ठा की, राम मंदिर बनवा दिया। मोदी जी ने तमाम असंभव काम को पूरा किया है, ऐसा अमित शाह ने कहा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। काराकाट से एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा, तो महागठबंधन ने भाजपा माले के राजा राम सिंह को अभी उम्मीदवार बनाया है। ये सीट बिहार में पड़ती है। अब इस सीट से पवन सिंह ने भी चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। बहुत हद तक उम्मीद जताई जा रही है कि वो निर्दलीय यहाँ से पर्चा भर सकते हैं। लिहाजा अब काराकाट सीट पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। पवन सिंह के बारे में आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों की जब पहली लिस्ट आई थी तो पवन सिंह को आसनसोल से पश्चिम बंगाल में टिकट दिया गया था, लेकिन टिकट दिया गया उसी के 24 घंटे में पवन सिंह ने ऐलान कर दिया था कि मैं कुछ कारणों से टिकट चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया था उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया था। इस बात को हफ्ते 10 दिन बीते थे कि पवन सिंह ने एक और ट्वीट किया, कहा कि जनता जनार्दन मुझे चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं, इसके लिए मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अब उन्होंने काराकाट से अपनी दावेदारी ठोक दी है। आसनसोल से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना नए कैंडिडेट को उतार दिया है। यानी पवन सिंह के अब भविष्य क्या होगा राजनीति में, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और अब आज का चुनावी किस्सा। देश में 1951-52 में पहले चुनाव प्रस्तावित हुए तो एक बड़ी चुनौती उस समय ये आई कि उस समय के चर्चित नेता जवाहरलाल नेहरू देश में घूम घूम कर प्रचार करेंगे तो उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि उस समय सुरक्षा के इतने अच्छे तंत्र नहीं थे जैसे आज हैं। तो नेहरू को हेलीकॉप्टर तो मिला था, लेकिन वो भारतीय वायुसेना का था। चुनाव प्रचार में इसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं था, एथिकल नहीं था। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर नाम की किताब में बताया गया है कि इस मसले का हल निकालने के लिए कमेटी बनी। कमेटी ने यह तय किया कि नेहरू को सुरक्षा के मद्देनज़र हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने दिया जाएगा, लेकिन खर्च इसका वो खुद उठाएंगे। अगर कोई कांग्रेस नेता उस विमान में सफ़र करता है तो वो भी इसका किराया देगा। इस तरह नेहरू ने किराया चुका करके हेलीकॉप्टर लिया और तब जाकर चुनाव प्रचार कर पाए। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।